हेलो फ्रेंड्स, मैं निशामिता पथ प्रदर्शक की ओर से एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस बार हिंदी विषय से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी और हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले जब हम भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी एक भाषा है और जब हम भाषा की बात करते हैं तो उसके लिए शुरुआती कुछ परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाषा क्या होता है। भाषा जो है परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। और जब हमने भाषा के बारे में जान लिया है तो भाषा जो है उसके बाद में आगे जब बढ़ते हैं हम तो आता है लिपि। वैसे भाषा जो है वो दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है उसी के अंतर्गत लिपि आता है। और लिपि क्या है? तो लिपि जो है जब भाषा को पूरे व्यवस्थित ढंग से लिखने की कला का निर्माण किया गया तो उसे कहा गया लिपि। भाषा और लिपि के बारे में हमने जाना तो मैं आप सभी से ये भी बताना चाहूँगी आप सभी को कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि। और हमारी देवनागरी लिपि की जो विशेषता है वो यह है कि यह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक जो वर्ण होता है उन सभी की आकृति जो होती है वो एक समान होती है। और यह लिपि जो है जिस तरह से बोली जाती है, जो उच्चारण है हमारा, ये उसी प्रकार से विधिवत रूप से लिखी जाती है। तो ये तो हुई हमारी देवनागरी लिपि की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम भाषा के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले बहुत ही जरूरी हो जाता है उस भाषा से संबंधित व्याकरण को जानना। और ये व्याकरण को यदि हम एक व्यवस्थित रूप से, परिभाषित रूप से यदि बताना चाहें तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण जो है किसी भी भाषा को लिखने, बोलने और पढ़ने के जो व्यवस्थित ढंग है उसको हम कहते हैं व्याकरण। तो ये हमारी हो गई व्याकरण की परिभाषा। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। वर्णमाला, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का संयोजित एक जो समूह होता है उसे कहा जाता है वर्णमाला। वर्णमाला हमने जान लिया तो ये वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत वह मूल ध्वनि है जिसका कि हम विभाजन नहीं कर सकते या जिसका कि विभाजन नहीं किया जा सकता। तो ये जो है वो है वर्ण। अब वर्णमाला है तो माला में मोती तो पिरोए हुए होंगे, तो हमारी वर्णमाला कितने वर्णों से मिलकर बनी है ये जानने में अक्सर परेशानी होती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जब पूछा जाता है इससे संबंधित सवाल तो हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया है और हमारा फॉर्मूला जो है वर्णमाला से संबंधित वह है 11 + 33 = 44, या फिर कह सकते हैं 11 + 33 = 44। तो ये फॉर्मूला क्या है? ये आप सोचेंगे हिंदी में मैथ्स कहाँ से आ गया? अरे हिंदी में मैथ्स इसलिए आया है कि आपको ये हिंदी याद रहे। तो देखिएगा 11 जो है ये है हमारी हिंदी वर्णमाला में, 11 जो है ये होते हैं स्वर। तो क्या हो गए हमारी हिंदी वर्णमाला में? 11 स्वर। और उसके बाद में ये जो 33 है ये है यहाँ पे व्यंजन। तो 33 हमारी वर्णमाला में व्यंजन है। तो जो सारे टोटल अगर हम देखें कि कितने वर्ण हैं तो वो हो जाते हैं 44। तो ये फॉर्मूला जो है 11 + 33 = 44 सारे वर्णों को बताता है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला में स्वरों की। तो स्वर जो है अ से लेकर अह तक में स्वर होते हैं। और ये कितने होते हैं स्वर? तो ये रहा आंसर आपका, 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अब स्वर के भी उच्चारण के अनुसार ये जो है इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। स्वर को 4 वर्गों में बांटा गया और वो वर्ग है, आप देखिएगा ये जो मैंने यहाँ बोर्ड पर आपको दिखाए हैं ये है स्वर के 4 वर्ग। तो ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा है अ, ई, उ और री।
तो ये जो है इन्हें कहा जाता है मूल स्वर। मूल स्वर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जो ध्वनि निकलती है, तो उच्चारण के समय निकलने वाली ध्वनि को लगने वाला जो समय होता है वो एक मात्रा के बराबर जो स्वर का समय होता है, इसलिए इसे कहा जाता है मूल या ह्रस्व स्वर। तो आप याद रखिएगा मूल या ह्रस्व स्वर क्या होता है। इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है ध्वनि निकलने में, ये आप याद रखिएगा, इसलिए इन्हें मूल या ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर मैंने लिखा है आ ई उ ए आई ओ और औ। तो ये जो है इन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। इन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में जो समय लगता है, निकलने वाली ध्वनि में जो समय लगता है वो लगता है मूल स्वर से दुगुना, इसलिए इसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो ये जो दूसरा वर्ग है हमारा स्वर का वो है दीर्घ स्वर। आगे बढ़ते हैं तो ए आई ओ औ, ये जो है इन्हें ए और आई आप देखिएगा यहां भी है और यहां भी है, इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में भी आते हैं और संयुक्त स्वर की श्रेणी में भी आते हैं। तो संयुक्त स्वर क्या होता है? ए जो है वो बना है अ और ई के संयोजन से, आई जो है वो बना है अ और ई के संयोजन से। इसी प्रकार ओ जो बना है वो बना है अ और उ के संयोजन से, और औ जो बना है वो बना है अ और उ के संयोजन से, इसलिए इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। तो अगला हमारा जो वर्ग है वो है संयुक्त स्वर। और अंग और अह, इन्हें कहा जाता है अयोगवाह ध्वनियां। तो ये आ जाते हैं अयोगवाह ध्वनियों के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 4 वर्ग हैं हमारे स्वर के, ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक भेद होता है जो कि अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो है प्लुत स्वर। उसको कहा गया है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इसके उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है। इसके उच्चारण में जो है वो सर्वाधिक समय लगता है। और कैसे? तो जब हम किसी को लयबद्ध रूप से आवाज लगाते हैं तब प्लुत स्वर का निर्माण होता है। जैसे कि हमने बोला राम, तो हम लिखेंगे इसको इस प्रकार, तो इसका जो इसको लिखने के ढंग में एस का प्रयोग होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हैं उसमें जो एस का शेप है उसका यूज इसमें किया जाता है। तो इसे कहा जाता है प्लुत स्वर। तो इस प्रकार स्वर के वैसे तो 4 भेद है, 4 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है, लेकिन प्लुत स्वर इसे कहा जाता है जब हम किसी को आवाज देते हैं और या फिर ओम के उच्चारण में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये हो गया प्लुत स्वर। यहाँ पर हमारे स्वर के वर्ग जो है वो कंप्लीट होते हैं। अभी हमने जाना स्वर के बारे में और उसके वर्गों के बारे में कि उसको उच्चारण के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। तो स्वर जो है वो वे वर्ण है जो कि बिना किसी ध्वनि के उच्चारण की सहायता के किए जाते हैं, जिनका उच्चारण जो होता है बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है, उनको कहते हैं स्वर। इसी प्रकार व्यंजन जो है, यदि व्यंजन के बारे में हम बात करते हैं तो व्यंजन का जो उच्चारण है वो स्वर की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भी भेद हैं उनके निर्माण के आधार पर। तो व्यंजन के भेद के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले जो व्यंजन की हम बात करेंगे तो वो आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा गया है? जब इनका उच्चारण करते हैं, जब इनका उच्चारण जो होता है तो
उस समय जो ध्वनि निकलती है उस दौरान जो है जीभ जो होती है मुख के अंदर के भाग को स्पर्श करती है और उसी के साथ में ये उच्चारण होता है इन व्यंजनों का, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये कौन से होते हैं? क से लगाकर जो वर्णमाला के अंतर्गत हमारे व्यंजन आते हैं, तो क से लगाकर म तक 25 ये जो वर्ण हैं ये सारे आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। वो कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं। ये है क ख ग घ ढ़ यानी क वर्ग, च छ ज झ ञ यानी च वर्ग, उसके बाद में ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म यानी कि प वर्ग। तो ये पांचों वर्ग जिसके अंतर्गत आते हैं 25 वर्ण व्यंजन के अंतर्गत, तो ये हो गया स्पर्श व्यंजन हमारा। आगे बढ़ते हैं तो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की यदि बात की जाए तो इनके उच्चारण में जो है बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही कम समय के अंतर्गत जो है हमारी जिह्वा जो है मुख के अंतर्गत किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, तो इन्हें कहा गया है अंतस्थ व्यंजन। और ये है य र ल व। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी वर्णमाला है इनमें ये जो व्यंजन है, जो स्वर है, उनका उच्चारण के आधार पर उनका जो भेद किया गया है, मतलब हमारी जो भाषा के अंतर्गत एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। आगे देखिएगा किस प्रकार। ये जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन में जब उच्चारण होता है व्यंजन का, तो उस दौरान जो है हमारे मुख से निकलने वाली हवा जो है मुख के अंदर विभिन्न भागों से टकराती हुई जब ध्वनि उत्पन्न करती है तो एक ऊष्मा का निर्माण होता है मुख के अंदर, इसलिए इन्हें कहा गया है ऊष्म व्यंजन। और ये कौन से हैं तो ये हैं श श स तथा ह, तो इन्हें कहा गया है ऊष्म व्यंजन। आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ न कुछ संयुक्त रूप से इसमें समाहित है। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श। तो क्ष का निर्माण आप देख पा रहे होंगे क और श से मिलके बनता है। ये हलंत लगा हुआ है क्योंकि ये वर्ण जो है अपने आप में आधा है, इसमें स्वर का जो है वो मेल नहीं हुआ है। ये हलंत तभी प्रयोग किया जाता है जब स्वर जो है उसमें समाहित नहीं है। तो इसका निर्माण हुआ है क और श से, त्र का निर्माण हुआ है त और र से, ज्ञ का निर्माण हुआ है ज और ञ से, व श का निर्माण हुआ है श और र से। आगे बढ़ते हैं तो आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वि 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 का अर्थ, दो का अर्थ आ रहा है इसमें। तो द्वित्व व्यंजन जो है उसमें क्या होता है कि एक स्वर रहित व्यंजन का मेल जो होता है उसी समान स्वर सहित व्यंजन में जब होता है तो उसे कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। स्वर रहित और स्वर सहित, आप ध्यान दीजिएगा। और इसका उदाहरण है डिब्बा और छत्ता। तो मैं बताती हूँ कि किस प्रकार ये द्वित्व व्यंजन बना। डिब्बा, डिब्बे की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो है इसे हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। और ये कैसे बना तो ये बना है, ये तो हो गया हमारा स्वर रहित ब और ये जुड़ा है स्वर सहित ब से, और आगे आ गया है आ की मात्रा। तो जब इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा स्वर रहित ब, स्वर सहित ब और फिर आ गई आ की मात्रा। तो इस प्रकार ये हमारे जो व्यंजन के भेद है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से हैं इसके भेद? स्पर्श व्यंजन जिसके अंतर्गत आते हैं क से म तक 25 व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल व, ऊष्म व्यंजन जो कि है श श स तथा ह, संयुक्त व्यंजन श त्र ज्ञ व श। द्वित्व व्यंजन स्वर रहित व्यंजन का मेल जब स्वर सहित व्यंजन, समान स्वर सहित व्यंजन में हो तो वो कहलाता है द्वित्व व्यंजन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार उसे कहते हैं जब किसी वर्ण के उच्चारण के समय हवा जो है नाक से, केवल नाक से बाहर निकलती है तो उसे अनुस्वार कहा जाता है। और इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु की भांति किया जाता है।
किसी शब्द में अनुस्वार के बाद में जो व्यंजन आता है तो वो जिस वर्ग का होता है उसी वर्ग के पंचम अक्षर को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। जैसे कि आप देखिएगा क वर्ग के अंतर्गत पंचम जो वर्ण है वो आता है ड़। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो है अनुस्वार के रूप में किसके अंतर्गत किया गया है? गंगा ले लीजिए, तो गंगा में जो ऊपर अनुस्वार जो है वो इसी की ध्वनि उत्पन्न करता है। उसके बाद में च वर्ग के अंतर्गत आता है न्य, तो इसका प्रयोग जो होता है वो चंचल ले लीजिए, तो चंचल के अंतर्गत जो ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वो मूलतः यही ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं तो न जो है पंडित के अंतर्गत, और ये है हमारे ट वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो है न, तो पंडित ले लीजिए। पंडित के अंतर्गत जो है ये अनुस्वार की जो ध्वनि है पंडित, तो वो इस न की ध्वनि है। उसके बाद में न जो है वो है त वर्ग का जो वर्ण है, और ये भी उसका पंचम वर्ण ही है। आप याद रखिएगा पंचम वर्ण जो है वो अनुस्वार की ध्वनि जो है उत्पन्न करता है। तो इसका प्रयोग आप देख लीजिए, पंथ की जो ध्वनि न की जो ध्वनि है वो इसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। म जो है प वर्ग का सबसे अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण है और सबसे अंतिम वर्ण है, और इसकी ध्वनि जो है आप एक बार बोल के देखिएगा, चंपक, तो इस म की ध्वनि इसमें हो रही है। तो इस प्रकार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा अनुनासिक। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय ध्वनि जो है नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तो वहां पर प्रयोग होता है अनुनासिक का, और इसका जो प्रतीक है वो है शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। तो इसका जो उदाहरण है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ दोनों से, नाक से और मुंह दोनों से ध्वनि जो है वो बाहर निकलती प्रतीत होती है, वहां। तो ये इसके उदाहरण हो गए। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि शिरोरेखा पर अन्य कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता है जहां पर कि अनुनासिक का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं तो विसर्ग के बारे में यदि बात करें तो इसका उच्चारण जो है ह के समान होता है, और यह मूल रूप में कोई स्वर नहीं है, यह स्वर के साथ में मिलकर एक अलग ध्वनि उत्पन्न करता है और वो ध्वनि होती है ह के समान। यह स्वर नहीं है। इसका प्रयोग जैसे मैं आपको बता दूं, अह के रूप में किया जाता है। अह, तो स्वर के साथ में इसका मेल हुआ, विसर्ग का मेल हुआ और ध्वनि में ह की एक ध्वनि उत्पन्न हुई। और इसके उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे प्रातः, ये इसका उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में स्वर को जाना, व्यंजन को जाना, उसके साथ में ही आज मैंने इस वीडियो में आपको अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को भी बताया। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।